Hello everyone, welcome to Serious Economics. Today we are going to learn about growth and development chronology. Okay, so let's begin the session. So first of all, we we should know economic growth. Okay, so what is economic growth? So economic growth basically means a quantitative increase in a country output of goods and service over time. Okay, which means कि किसी भी कंट्री में अगर क्वांटिटेटिव इंक्रीज आ रहा है उसके गुड्स एंड सर्विस या उसके आउटपुट में जो भी क्वांटिटेटिव टर्म में इंक्रीज आ रहा है उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जिसे हम मेजर करते हैं जीडीपी, जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम से। ठीक है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ कंसर्न है किससे, नंबर से, ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया जीडीपी ग्रोइंग एट 7% पर ईयर, ये क्या कंसिडर्ड होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्या समझते हैं कि क्वांटिटेटिव इंक्रीज है किसी भी चीज में। अगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है कोई भी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। उस इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो क्वालिटी क्वालिटी नहीं नापता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं इंक्लूड करता है। और इसे हम मेजर कैसे करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो जीडीपी और जीएनपी पर कैपिटा से। ठीक है, तो ये जो है इसके मेजरमेंट है। अब हम समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसमें क्वालिटेटिव भी लेता है, क्वालिटी भी लेता है और क्वांटिटिव भी लेता है। ठीक है, तो a qualitative and quantitative change in the economy includes growth plus improvement in living standard, health, education, equality, institutional change and structural transformation. Understood कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम ग्रोथ में सिर्फ क्या ले रहे थे, एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज, पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कंट्रास्ट क्या हो जा रहा है, ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव भी ले रहा है। और वो क्या क्या ग्रोथ के साथ इंक्लूड करता है कि आपकी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंजेस हैं, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन कैसी है, इक्वालिटी कैसी है किसी कंट्री में, उसमें स्ट्रक्चरल और उसकी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, ये हम इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंट में। और ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिडक्शन इन पॉवर्टी, इम्प्रूव्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के भी यही पैरामीटर होते हैं, मतलब प्रोबेबली यही सारे पैरामीटर होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह समझे कि अगर मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, वो जीडीपी वाइज बहुत बढ़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी इंडिया को ही ले लें, ठीक है, अगर हम जीडीपी वाइज बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या वो बढ़ रही है, क्या हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है, तो कंपेरेटिव टू अदर डेवलप्ड नेशन नहीं। ठीक है, अगर आप बात करो तो हमारे यहाँ अभी जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्लस अगर हमारी बात करें जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, आपकी जीडीपी पर कैपिटा जो इंडिया की है वो अप्रॉक्स 3 लाख रुपीस पर एनम है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम कंपेयर करें डेवलप नेशन से, अगर अमेरिका से कंपेयर करें, वहां पे जीडीपी पर कैपिटा इनकम 87 लाख पर एनम है। दिस मच क्वालिटी ऑफ लाइफ वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ income also. Okay, let's let's see the difference between economic growth and economic development. So हमने देख लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मेजर क्या क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब क्या है हमारे मेजर है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किससे हम नापेंगे, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पीक्यूएलआई, जीएनएचए, एमपीआई। ठीक है, इन सारी चीज मल्टी डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजर हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या है मेजर, मेजर में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है, एचडीआई, पीक्यूएल, पीक्यूएलआई, जीएनएचए एंड एमपीआई। ओके, टाइम टाइम की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है,
शॉर्ट टू मीडियम टर्म का हम इसमें इंक्लूड करते हैं, मतलब मेजर जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, तो क्योंकि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ आउटपुट इंक्रीज होता है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल एंड सोशल चेंज भी आता है, ठीक। ये एप्लीकेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, डेवलप्ड इकोनॉमीज पे मेनली, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज पे आता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि इंडिया जो है वो जीडीपी के टर्म में तो हम 4.48 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं, बट जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखी जाए तो वो अप्रॉक्स अभी हम 3 लाख पर एनम पे एवरेज निकालते हैं अगर पर पीपल, तो वो इतनी ही है। और उनकी उनकी क्या है 87 लाख। तो अगर 87 लाख किसी पर एनम अगर कोई वहां पे एवरेज जीडीपी पर कैपिटा है, तो वहां की क्वालिटी ऑब्वियसली उससे हेल्थ भी सही होगी, एजुकेटेड भी होंगे, तभी तो इस तरह का ये पूरा ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। सो इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट अक्सर डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ही यूज की जाती है, ठीक है। लेट्स सी द अदर थिंग्स, ठीक है। सॉरी, जो मेजर्स हम जीडीपी जीएनपी पर कैपिटा इनकम तो बेसिकली जानते हैं, पर एचडीआई, पीक्यूएलआई एंड एमपीआई एंड जीएनएच के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एचडीआई जो है उसका फुल नेम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और ये क्यों कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। कौन निकालता है, यूएनडीपी, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इनकम, एजुकेशन और हेल्थ, ये जो है ब्रॉडर पैरामीटर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। कोई भी कंट्री जो है ग्रोथ नहीं, अगर किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बोलना है तो वहां पे क्या क्या अच्छी होनी चाहिए, वहां के जो सिटीजन है उनकी इनकम भी, उनकी एजुकेशन भी और उनकी हेल्थ भी, फिर हम कंसिडर करेंगे कि ये जो कंट्री है एक डेवलप्ड नेशन है, तो हम या उसका एचडीआई इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी निकालता है। अब आते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। ये जो है मॉरिस ने दिया है, ठीक है। मॉरिस ने ये टर्म दिया है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो कि लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये 4 पैरामीटर इंक्लूड करते, सॉरी ये 3 पैरामीटर इंक्लूड करता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। पीक्यूएल फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो मॉरिस ने दिया है, वो 3 पैरामीटर क्या लेते हैं, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये भी यूएनडीपी ने दिया है, इसके 10 इंडिकेटर्स हैं एंड 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स हम जब पर्टिकुलरली ये एमपीआई, पीक्यूएलआई, एचडीआई पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बता दूंगी। तो अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, जो कि भूटान मॉडल है। भूटान ने पहली बार ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला था, ठीक है। कि तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये जीडीपी के बियॉन्ड देखी जाती है, कि कोई कंट्री में जो पर्सन है वो कितने सेटिस्फाई हैं या कितने खुश हैं, ठीक है, अपनी लाइफ से, ठीक। तो वो जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स निकाली जाती है, ठीक। तो हमने देख लिया यूएनडीपी क्या क्या निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स किसने कौन निकालता है, यूएनडीपी, ठीक है। और फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है, मॉरिस, सॉरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पहले समझते हैं कौन है, फिर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ है, ठीक है। वो 1723 टू 1790 में के दौरान उन्होंने मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म्स दिए होंगे, या इसको एक फॉर्मल वे में जो ये इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने अपना वर्क किया होगा, तो इसलिए 1723 टू 1719 70s के टाइम में एडम स्मिथ जो थे फादर जो थे, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया, और ये इस टाइम पीरियड में इन्होंने वर्क किया है, ठीक है। तो ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हिज लैंडमार्क्स इनकी 1776 में वर्क किया है, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation, ठीक है। ये इनकी बुक है, एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जिसने फाउंडेशन रखी थी फॉर स्टडिंग हाउ नेशंस ग्रो वेल्दी।
एंड ठीक है, और मेकिंग हिम द फाउंडेशनल फिगर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थॉट ही इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, फ्री मार्केट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो 1776 में इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में अक्सर हमने 12th वगैरह में भी पढ़ा होगा कि इसी को हमने कहा था कि एडम स्मिथ ने क्या दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, और उसमें उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर, इनविजिबल हैंड एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन जैसे टर्म्स दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात, और उनकी पूरा बुक का नाम जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है, उसमें वो क्या, उस बुक में वो बेसिकली क्या मतलब उस बुक में लिखा था, ओवरऑल ये था कि हाउ नेशन ग्रो वेल्दी, इसी के लिए उन्होंने ये चीज दी थी, ये बुक लिखी थी, सॉरी। चलो अगर नेक्स्ट बात करते हैं आर्थर लुइस की। आर्थर लुइस 1915 टू 1991, ठीक है, ये फादर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। आर्थर लुइस को कंसिडर्ड किया जाता है फादर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि हिज डुअल सेक्टर मॉडल जो 1954 में उन्होंने दिया था, डुअल सेक्टर मॉडल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है हाउ इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट डेवलपिंग नेशन। ठीक है, जो आर्थर लुइस थे इनको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक जो मॉडल दिया था डुअल सेक्टर मॉडल, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट जो है अदर चाहे जो भी इकोनॉमिस्ट है उनको सोचने पे मजबूर कर दिया था डेवलपिंग नेशंस को अलग तरीके से। ठीक है, and he showed how labor moves from a traditional agriculture surplus sector to a modern industrial sector driving growth। ठीक है, आर्थर लुइस ने उस जो डुअल सेक्टर मॉडल है उसमें यही बताया था कि कैसे जो लेबर है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ट्रेडिशनल सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस जो जिसमें काफी सरप्लस लेबर है उससे कैसे वो मॉडर्न सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है या मूव हो रहे हैं जिससे कि ग्रोथ ड्राइव हो रही है। ठीक है, और इनको जो है नोबेल प्राइज मिली थी इकोनॉमिक्स में 1979 में। ठीक, और डुअल सेक्टर ऑफ मॉडल कब आई थी, 1954 में। अनलिमिटेड लेबर सप्लाई के बारे में बताते हैं एंड वेरी, ठीक है, ये इसको वेरी फ्रिक्वेंटली जो है यूजीसी में पूछा जाता है आर्थर लुइस के बारे में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्ट के पूरे ही वो है, जन्मदाता है। ठीक है, कंसिडर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं थ्योरीज की क्रोनोलॉजी पे। ठीक है, तो पहला जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरीज। ठीक, क्लासिकल थ्योरीज में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट आते हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस। ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी ग्रोथ थ्योरी हम मानते हैं 1776 से 1820 के बीच में जितनी थ्योरीज आई थी वो हम क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में रखते हैं। ठीक है, और ये कौन से, एडम स्मिथ ने क्या दिया था, अगर हम ग्लिम्स में देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ड्राइव ग्रोथ। ठीक है, रिकॉर्डो क्या दिए थे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू लैंड एंड ग्रोथ इन डेट ए स्टेशनरी स्टेट। ठीक, ये रिकार्डो ने दिया था। ठीक, माल्थस जो थे वो क्या दिए थे, पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली एंड फूड अर्थमेटिकली। ठीक है, मतलब पॉवर्टी ट्रैप, ये किसने दिया था, माल्थस ने। ठीक है, तो हमने देख लिया क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस। ठीक है, और इन्होंने ये कब से कब तक हम कंसिडर करते हैं क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, 1776 टू 1820। ठीक है, और इसका अगर की बात करें तो लैंड इज द लिमिटिंग फैक्टर, ग्रोथ इवेंचुअली स्टॉप। मतलब मेनली क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी का क्रक्स ही यही था कि जो लैंड है वो लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, और ग्रोथ जो है उसके बाद स्टॉप हो जाती है, स्टेशनरी स्टेट पे आ जाती है। तो इन तीनों इकोनॉमिस्ट का जो है ना कहीं इसी से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, okay, so let's again see the other economist और अदर थ्योरी। सो क्लासिकल थ्योरी जो 1776 में आई थी, इसके बाद मैंने सुंग पीटर 1776 के बाद आपकी 1867 भी आप नोट डाउन करना, 1867 में जिसमें आया था मार्क्सियन थ्योरी। ठीक है, 1867 मार्क्सियन थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी। ठीक है, मार्क्सियन थ्योरी क्या कहती है, मार्क्सियन थ्योरी बोलती है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। ठीक है, इसमें मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है 1867 में आता है। ठीक, सॉरी फॉर द राइटिंग। ओके, फिर आते हैं हम 1911 में जो कि सुंगपीटर ग्रोथ थ्योरी है, जिसको किसने दी थी, जोसेफ सुंगपीटर ने। ठीक है, किसमें दी, कौन सी बुक में दी थी, बुक ऑफ
थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, 1911। और ये थ्योरी क्या बताती है, ग्रोथ जो है वो ड्राइवन है इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन से, ठीक है। एंड फेमस कॉन्सेप्ट इनका क्या है, शुंगपीटर का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इनका फेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देती हूँ, 1867 मार्क्सियन थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1911 शुंगपीटर इनोवेशन थ्योरी, जो कि जोसेफ शुंगपीटर ने दी थी। बुक कौन सी थी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 1911। इन्होंने ग्रोथ को बताया था, ग्रोथ ड्राइवन बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर से ग्रोथ होती है। और उनका फेमस कॉन्सेप्ट था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मींस ओल्ड इंडस्ट्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एंड न्यू वंस जो है क्रिएट होंगी, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंसेस एंड इनोवेशन पे भी कुछ दिया था, ठीक है। रिमेंबर, क्या शुंगपीटर जो है इनोवेशन से रिलेटेड है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है एंड एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, ठीक, डन। नेक्स्ट आते हैं हम हेराल्ड डोमर मॉडल, जो कि आया था 1939 टू 1946, ठीक है। तो हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल, ये दो लोग हैं, हेराल्ड एक अलग है, डोमर अलग है। तो हेराल्ड जो है वो रॉय हेराल्ड, 1939 उनका फुल नेम है, ठीक है। एंड डोमर जो है वो एब्सेड डोमर, जो 1946 में, ठीक है, इन्होंने एक्सटेंड किया था डोमर ने हेराल्ड के मॉडल को, ठीक। तो अगर हम बात करें ग्रोथ डिपेंड अपॉन सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो क्या हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कंबाइनली, कि जो ग्रोथ है वो डिपेंड किस पे करता है, सेविंग रेट पे एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो पे, ठीक। दूसरा वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है, वारंटेड ग्रोथ में मींस डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल, ठीक है, एस बाई वी, वारंटेड ग्रोथ रेट, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्चुअल। फिर नेचुरल ग्रोथ रेट, मतलब नेचुरल ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक। इनस्टेबिलिटी, एक्चुअल इज नॉट इक्वल टू वारंटेड, जो एक्चुअल है वो वारंटेड के बराबर नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी डाइवर्जेंस आ जाता है इसके कारण, और नाई फेज प्रॉब्लम होती है, ठीक। इसका जो है फॉर्मूला है ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ रेट एस वाई वी, एंड ग्रोथ जो है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई अपॉन में वाई, जहाँ पे एस जो है यहाँ पे ये एस जो है सेविंग को डोनेट करता है, वी जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो को डोनेट करता है, ठीक। तो जो मोस्ट आस्क्ड फॉर्मूला है वो वारंटेड ग्रोथ रेट का है, जिसका मतलब है जिसका एस बाई वी जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो रिमेंबर, क्या सेविंग जो है ड्राइव्स करता है, सेविंग ड्राइव्स ग्रोथ एंड कैपिटल रेशियो लिमिट्स इट, ठीक है। सेविंग जो है ग्रोथ को लाता है और कैपिटल रेशियो क्या होता है, उसको लिमिट करता है, लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं 1954 से हम 1943, जो मैंने मिस किया है यहाँ पे लिखना, 1943 में आता है एक मॉडल जिसका नाम है 1943 में जो मॉडल आता है उसका नेम है बिग पुश थ्योरी, ठीक है। बिग पुश थ्योरी, जिसको किसने दिया था, रोविंस्टन रोडान ने, रोविंस्टन रोडान, ठीक है, रोविंस्टन रोडान ने बिग पुश थ्योरी दी थी 1943 में। फिर 1954 में आते हैं लुइस डुअल सेक्टर एंड सरप्लस लेबर मॉडल, जो कि किसने दिया था, डब्ल्यू आर्थर लुइस ने 1954 में, ठीक है। तो ये जो लुइस डुअल सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल है, आर्थर लुइस ने 1954 में दिया था। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1979 में, ठीक, याद रखना, लुइस भी जो है वो नोबेल प्राइज विनर थे 1979 में। इनका इकोनॉमी, उनका क्या कहना था कि इकोनॉमी हैज टू सेक्टर, ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चरल, जो कि सरप्लस लेबर के साथ है, और एक है मॉडर्न इंडस्ट्री, दो सेक्टर्स है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। सरप्लस लेबर जो है इन एग्रीकल्चर है जीरो, नियर जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो सरप्लस लेबर है वो जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है उसका, जैसे डिस्गाइज लेबर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इकोनॉमी में। लेबर शिफ्ट जो है, लेबर शिफ्ट टू इंडस्ट्री, ठीक है। ग्रोथ वेज स्टे लो अंटिल सरप्लस एग्जॉस्टेड, ठीक है, लुइस टर्निंग पॉइंट इसे कहा गया, ठीक। इंडस्ट्रियल प्रॉफिट री इन्वेस्टेड, जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है री इन्वेस्टेड होता है और कैपिटल एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। लुइस टर्निंग पॉइंट किसे कहते हैं, कि जब सरप्लस लेबर एग्जॉस्टेड हो जाए एंड वेज बिगिन टू राइज, जब सरप्लस लेबर
एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब हो जाए कम्प्लीटली एडजस्ट, एंड फिर उसके बाद जो वेज बढ़ने लगती है उसको हम कहते हैं लुईस टर्निंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम बिग बिग पुश थ्योरी हमने देख ली, लुईस डुअल सेक्टर मॉडल देख लिया। लुईस डुअल सेक्टर मॉडल से पहले बिग पुश थी, अच्छा मैंने एक और दो मैंने क्रोनोलॉजी सॉरी मिस कर दी है। 1943 के बाद जो है ना 1949 में डिपेंडेंसी थ्योरी भी आती है। ठीक है, 1949 में डिपेंडेंसी थ्योरी आती है। डिपेंडेंसी थ्योरी बोलती है फोकस्ड ऑन पेरिफेरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फोकस ऑन पेरिफेरी स्ट्रक्चर, तो 1949 डिपेंडेंसी थ्योरी। उसके बाद 1950 में जो आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, जो कि नर्क्स और हिर्समैन ने दिया था। ठीक है, 1950 में क्या आता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, नर्क्स एंड हिर्समैन ने, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ किसने दिया था, नर्क्स एंड हिर्समैन ने। ठीक, नेक्स्ट अब हमने देख लिया लुईस मॉडल 1954 में। 1955 में आते हैं नूट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ठीक है, जो कि साइमन नूट्स ने दिया था 1955 में, और ये साइमन नूट्स भी नोबेल प्राइज विनर रहे 1971 में। ठीक है, साइमन नूट्स क्या बोलते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस में, साइमन नूट्स का क्या कहना था कि एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज, ठीक है, एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज इनइक्वालिटी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम राइज होती है, पहले इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, फिर जाके डिक्रीज होती है। ठीक है, विच मीन्स इनकम में डिफरेंशिएशन। ठीक है, टॉप 1% ज्यादा कमा है, बाकी 90% के पास कम है, तो वो पहले ज्यादा इंक्रीज होती है, फिर घटना शुरू हो जाती है। ठीक, ये इन्वर्टेड यू कर्व होता है। और अर्ली डेवलपमेंट मतलब लेबर जो है मूव्स टू हायर वेजेस अर्बन सेक्टर में, एंड इनइक्वालिटी जो है राइज होती है। सिंपल वही मीनिंग है कि लेबर जो है हाईवेज अर्बन सेक्टर में बढ़ता है, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद मेजॉरिटी, फिर लेटर जो है मेजॉरिटी मॉडर्न सेक्टर में इनइक्वालिटी फॉल होती है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी अर्ली ग्रोथ में पीक्स पे जाके फिर मेच्योर पीरियड में जो होता है इनइक्वालिटी कम हो जाती है। ठीक, अगर हाँ नूट्स जो इन्वर्टेड यू है इस कहाँ फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, ऑल्सो नोन एज फॉर नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथोडोलॉजी के लिए भी नूट्स इन्वर्टेड यू का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप हो गया नूट्स कर्व 1955 में। अब हम देखते हैं 1956 में क्या है, सोलो स्वान न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, सोलो स्वान न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जो है रॉबर्ट स्लो द्वारा दी गई है एंड ट्रेवर स्वान द्वारा। ठीक है, 1956 में, ये भी नोबेल प्राइजेस इन्होंने सोलो ने विन किया था 1987 में। ठीक है, ग्रोथ फ्रॉम कैपिटल लेबर एंड टेक्नोलॉजी, डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल, इकोनॉमी रीचेज स्टेडी स्टेट। ठीक है, ग्रोथ जो इसमें तीन याद रखना है, ग्रोथ कहाँ से हम लेंगे, ग्रोथ कहाँ से होगी, कैपिटल लेबर एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न कैपिटल का होगा, इकोनॉमी जो है स्टेडी स्टेट पे जाएगी। ठीक, स्टेडी स्टेट जो है ग्रोथ इक्वल टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक एक्सोजीनियस फैक्टर है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट ग्रोथ इक्वल टू टेक प्रोग्रेस। ठीक है, फिर आता है कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, पुअर कंट्रीज ग्रो फास्टर देन रिच वंस। ठीक, फिर आता है सॉल्व्ड हैरोड नाइफ एज प्रॉब्लम विया फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको ये प्रॉपर हम डिटेल में देखेंगे, बट मैं अभी बस क्रोनोलॉजी के थ्रू याद करा रही हूँ, जो रिवीजन कर रहा है, जो ऑलरेडी जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, y इज इक्वल टू A.F के कैपिटल इनटू लेबर। ठीक है, ये कॉप डगलस फंक्शन का ही एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कॉप डगलस ये आप देख लेना कि ए मल्टीप्लाई के अल्फा एंड लेबर में मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सोलो रेसिड्यूअल ग्रोथ जो है नॉट एक्सप्लेन बाय कैपिटल एंड लेबर, बल्कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर प्रोडक्टिविटी से हम सोलो रेसिड्यूअल में ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सोलो का मॉडल थोड़ा क्रिटिकल है, हम एक वीडियो में करेंगे, बट सोलो सॉन का बेसिक जो रिवीजन कर रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि इसमें क्या पिक करना है और क्या मतलब तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या यूजीसी क्या पूछता है, सोलो रेसिड्यूअल
जो है वो किससे मतलब टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी के बराबर है, और स्टेडी स्टेट प्लस कन्वर्जेंस थ्योरी पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1960 में आते हैं हम रोस्टो। अच्छा, 1960 हमने क्या पढ़ा, 1956 में सोलो स्वान न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1960 में रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि डब्ल्यू रोस्टो ने दिया था 1960 में, और उनकी बुक का क्या नाम था, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, इन नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक, इन नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी बुक का नेम था, डब्ल्यू रोस्टो ने दिया था। 5 लीनियर स्टेजेस है एवरी कंट्री को, जो इसको जो पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटी में मतलब देखो 5 लीनियर स्टेजेस, पहला क्या है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, थर्ड क्या है टेक ऑफ, फोर्थ क्या है ड्राइव टू मैच्योरिटी, फिफ्थ क्या है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब कोई भी कंट्री जो है वो पहले फार्मिंग करती है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है उसके पास। फिर प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ से पहले उसकी एक प्री कंडीशन बनती है कि एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज्ड कोई भी कंट्री करती है, फिर उसके बाद सेविंग थोड़ी बढ़ती है, फिर टेक ऑफ स्टेज आता है। ठीक है, टेक ऑफ मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% इंक्रीज हो जाता है, 10% ऑफ जीडीपी हो जाता है, और लीडिंग टू सेक्टर इमर्ज, और इस तरह सेक्टर क्या होता है, इमर्ज हो जाता है। ठीक है, फिर ड्राइव टू मेच्योरिटी मतलब डाइवर्सिफिकेशन, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ। ठीक है, अब वो जो है जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट जो है 10% ऑफ जीडीपी से ज्यादा बढ़ जाता है, और लीडिंग सेक्टर इमर्ज होने लगते हैं टेक ऑफ स्टेज में, तो एक मेच्योर पीरियड आ जाता है किसी भी कंट्री को, फिर वो डाइवर्सिफाई करता है, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ करने लगता है, फिर एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, जहाँ पे हाई इनकम होता है, कंज्यूमर गुड जो है डोमिनेट होता है। ठीक है, टेक ऑफ स्टेज जो है वो बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट राइज टू 10% प्लस ऑफ जीएनपी, ये भी जो है सब टाइटल नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंटी मार्क्सिस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, ये चीजें जो है यूजीसी में पूछी गई हैं। ये जो टर्म्स है जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है, क्या यूजीसी में पूछा गया इस मॉडल से। ठीक है, देन आते हैं 1961 फेई रेनिस मॉडल, एक्सटेंशन ऑफ लुइस। ठीक है, जॉन फेई एंड गुस्ताव रेनिस 1961। ओके, उसके बाद क्या है, कितने मॉडल हैं, अभी ज्यादा है मॉडल। एक मिनट, मेरी जो लैपटॉप की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर डिले, लेट्स बिगिन। कहाँ पे हम थे, ओके, फेई रेनिस मॉडल। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ लुइस, एक्सटेंशन ऑफ लुइस, ये क्या मॉडल बोलता है कि एक्सटेंडेड लुइस मॉडल विथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कंसिडरेशन। ठीक है, लुइस मॉडल को इन्होंने एक्सटेंड किया था फेई रेनिस ने। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कंसिडरेशन में लेते हुए इनका थ्री फेसेस था। पहले डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फिर कॉमर्शलाइजेशन पॉइंट, फिर शॉर्टेज पॉइंट। ठीक, मतलब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्टिविटी जिसकी जीरो होती है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब वो काम तो कर रहा है पर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है। फिर कॉमर्शलाइजेशन पॉइंट होता है, फिर शॉर्टेज पॉइंट आ जाता है। ठीक है, क्या फेई रेनिस मॉडल क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सरप्लस मस्ट ग्रो अलोंगसाइड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। ठीक है, और सही बात भी है आज के टर्म में भी कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के साथ एग्रीकल्चर सरप्लस भी होना जरूरी है, अदरवाइज कंट्री को फीड कौन करेगा अगर एग्रीकल्चर नहीं अच्छे से होगा। सिर्फ सब कोई इंडस्ट्री में अगर चला जाएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा। ठीक है, फिर आते हैं, हमने क्या पढ़ा 1961 में ही फेई रेनिस मॉडल था, 1961 में ही कैल्डर्स स्टाइलाइज्ड फैक्ट और कैल्डर का ग्रोथ मॉडल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कैल्डर का ग्रोथ मॉडल जो है वो निकोलस कैल्डर ने दिया था 1961 में। 6 स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स थे ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ को, उन्होंने 6 स्टाइलाइज्ड फैक्ट दिए थे लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिसमें से क्या है, कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, कांस्टेंट फैक्टर शेयर एक्सेट्रा, और भी जो होंगे फैक्ट 6 जो थे वो थे, उनमें से 2 ये हैं कि कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड कांस्टेंट फैक्टर शेयर। ठीक है, कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल क्या है, कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट
नॉट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो डिपेंड किस पे करता है, इन्वेस्टमेंट पे, ना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। गुड, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1957 में एक मॉडल आया था, अच्छा, कैल्डर स्टाइलाइज फैक्ट्स ग्रोथ मॉडल हो गया निकोलस कैल्डर द्वारा। अब एक और चीज देखनी है कि इससे कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है यूजीसी में, इसलिए इस पे हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। 1957 में एक मॉडल आता है मिडाल सर्कुलर कॉजेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बैकवास इफेक्ट, ठीक है। तो ये गुरनाल मिडाल ने दिया था 1957 में, और इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1974 में, ठीक है। इसमें सर्कुलर एंड कॉम्युलेटिव कॉजेशन के बारे में बात हो रही है। सर्कुलर एंड कॉम्युलेटिव कॉजेशन मतलब पॉवर्टी कॉजेस पॉवर्टी, एक विशियस साइकिल पॉवर्टी को बताया गया है, ठीक है, मिडाल के सर्कुलर कॉजेशन में, ठीक है। अब बैकवास इफेक्ट का मतलब है ग्रोथ इन वन रीजन ड्रेन्स रिसोर्सेज फ्रॉम अनदर, ठीक है, कि एक रीजन का ग्रोथ जो है वो दूसरे रीजन से रिसोर्सेज को ड्रेन करने के बाद ही होता है, ठीक है। लेबर कैपिटल फ्लो होगा रिचर एरियाज में, ठीक। स्प्रेड इफेक्ट का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्पिल ओवर्स फ्रॉम ग्रोइंग रीजन, ठीक है, पॉजिटिव स्पिल ओवर फ्रॉम ग्रोइंग रीजन। बैकवर्ड जो है वो ज्यादा होता है स्प्रेड से, इसलिए रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। रिमेंबर, क्या बैकवाश जो है वो निगेटिव है, स्प्रेड जो है वो पॉजिटिव है, कि मतलब मान लो स्प्रेड है, कोई कोई जगह जो है वो रिसोर्सेज, लाइक अगर मान लो दिल्ली का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो दिल्ली के डेवलपमेंट होने से क्या हो रहा है, इसके आसपास एरिया भी डेवलप्ड हो रहा है, स्पिल ओवर हो रहा है, ठीक है। बैकवर्ड इफेक्ट में क्या हो रहा है कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है बट यहाँ से रिसोर्सेज सारी इधर आ जा रही हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं 1958 में हिर्शमैन अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया था, कहाँ पे, हाँ, ये 1950 में बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, आई थिंक मैंने नीचे पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हिर्शमैन की अनबैलेंस ग्रोथ एंड लिंकेज इफेक्ट, ठीक है, जो अल्बर्ट ओ हिर्शमैन 1958 में इन्होंने दिया था। और इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है एक डेवलपमेंट अनबैलेंस्ड है, ठीक है। इन्वेस्ट जो है इन स्ट्रेटेजिक एंड लीडिंग सेक्टर हमें करना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इन्वेस्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक एंड लीडिंग सेक्टर में होता है, ठीक है। बैकवर्ड लिंकेज है, इंडस्ट्री जो है डिमांड करती है इनपुट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, ठीक है। एंड फॉरवर्ड लिंकेज मतलब इंडस्ट्री जो है आउटपुट बिकम इनपुट, इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री की आउटपुट जो है वो इनपुट है फॉर नेक्स्ट सेक्टर, ठीक है, तो ये डाउनस्ट्रीम में बह रही है, ठीक है। ये बैकवर्ड लिंकेज में क्या है कि इनपुट फ्रॉम अदर सेक्टर, इंडस्ट्री डिमांड इनपुट फ्रॉम अदर सेक्टर, ये बैकवर्ड लिंकेज है। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है कि किसी कंट्री का आउटपुट जो है किसी अदर कंट्री के लिए किसी कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए इनपुट है, ठीक है। चूज सेक्टर्स विथ हाईएस्ट लिंकेज इफेक्ट फॉर मैक्सिमम डेवलपमेंट इम्पैक्ट, चूज करो वो हाईएस्ट लिंकेज इफेक्ट जहां पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड लिंकेज आर एग्जाम फेवरेट, ठीक है। कंट्रास्ट विथ नर्क्स एंड बैलेंस ग्रोथ, ठीक है, ये हाईलाइटेड है कि एग्जाम में ये बार बार आ रहा है, बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। और इसको कंट्रास्ट विथ नर्क्स एंड बैलेंस, नर्क्स के बैलेंस ग्रोथ को भी देख के इससे भी कंपेयर करके भी चीजें आ सकती हैं स्टेटमेंट बेस या कैसे भी, ठीक है। तो नर्क्स बैलेंस ग्रोथ एंड बीसीएस सर्कल क्या कहता है, रैगनर नर्क्स ने दी है 1953 में, ठीक है। तो रैगनर नर्क्स बैलेंस ग्रोथ एंड बीसीएस सर्कल जो कि रैगनर नर्क्स ने दी है 1953 में, इसमें बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात कोई है कि लो इनकम होगी तो लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, और लो इनकम, फिर लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम होगा वापस से, ठीक है। ये सर्कल ही पूरा बन गया बीसीएस सर्कल। फिर साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर नीडेड, बैलेंस ग्रोथ चाहिए, वहां पे क्या हमने पढ़ा अनबैलेंस ग्रोथ में कि भाई स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड है। और नर्क्स क्या कहते हैं कि बैलेंस ग्रोथ चाहिए सारे सेक्टर में, मतलब साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। और डिमांड साइड नर्क्स की थ्योरी में है एम्फेसिस, ईच इंडस्ट्री बिकम कस्टमर ऑफ अदर इंडस्ट्री, ठीक है। और रोइंस्टन रोडान बिग उस की तरह ये भी रेफरेंस जो है इन्होंने लिया है कि ईच इंडस्ट्री बिकम कस्टमर ऑफ अदर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि इससे यूजीसी क्या पूछ रहा है, तो वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी डायग्राम जो है वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, ठीक। ऑल्सो नोट रोइंस्टन रोडान बिग फ्यूज जो 1943 में है वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, तो ये भी आता है, ठीक। ओके, सो देखो
अब तक हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने क्रोनोलॉजी में। पहले हमने देखा कि एडम स्मिथ जो है वो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा हमने देखा कि आर्थर लुइस जो है वो है हमारे फादर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फिर हम देखते हैं कि थ्योरीज पे अगर हम आ जाते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, पहले हम 76 में देखते हैं क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, फिर हम 1867 में देखते हैं मार्क्सियन थ्योरी, फिर 1911 में हम देखते हैं सुम्पिटर इनोवेशन थ्योरी, 1939 में हम देखते हैं हेरल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल आता है, 1943 में बिग पुश थ्योरी एंड रोइंस्टन रोडान, जिसको हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमने रोस्टो स्टेज के बाद जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया है। रोस्टो स्टेज के बाद एक और आता है, यहीं पे बता देती हूँ, इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी 1980 1990। हालांकि ये चीज जो है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वहां नीचे डाल दी है। ठीक, तो बिग पुश थ्योरी 1939 पे हेरल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पे थे हम, 1943 पे बिग पुश थ्योरी एंड रोइंस्टन रोडान आता है। ठीक है, 1949 पे डिपेंडेंसी थ्योरी आती है हमारी, 1950 पे बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ आता है, फिर हम 1954 पे लुइस डुअल सेक्टर मॉडल पे चले जाते हैं, एंड 1954 के बाद 1955 नूड्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस आता है, 1956 सोलो स्वान न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल आता है, एंड 1960 रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद 1961 में फेई रेनिस मॉडल आता है जो कि एक्सटेंशन है लुइस का, एंड 1961 में ही कैडलर ग्रोथ मॉडल आता है। ठीक है, उसके बाद हम ये जो बचे हुए थ्योरी थे जो मैंने ऊपर नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, वो है 1957 में एक मेडाल सर्कुलर कॉजेशन बैकवर्स इफेक्ट। अगर इसको हम देखें तो मेडाल कहाँ पे आ रहा है, सोलो स्वान के बाद मेडाल का कॉजेशन इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रोस्टो स्टेज आ रहा है। ठीक, उसके बाद फेई रेनिस मॉडल, कैडलर ग्रोथ मॉडल। ठीक, उसके बाद हिर्समैन जो हमने देख ही लिया था कि 1958 में जो बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ आ रही है। ठीक है, 1953 में बैलेंस आती है, 1958 में अनबैलेंस ग्रोथ आती है। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे, अगर अच्छा ये बैलेंस एंड अनबैलेंस जो ग्रोथ है वो लुइस मॉडल के पहले है। ठीक है, लुइस मॉडल के पहले 1950s के बीच में हम याद रखेंगे कि जो ये दोनों मॉडल आता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1986 टू 90 मैंने बोला इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी देखेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यू ग्रोथ थ्योरी भी। ठीक, जिसको किसने दिया है, पॉल रोमर 1986 में एंड रॉबर्ट लुकस ने 1988 में। ठीक है, ठीक है, तो ये जो नोबेल प्राइज रोमर को मिला था 2018 में इसी चीज के लिए। ठीक है, 2018 में नोबेल प्राइज विनर थे रोमर, इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी जिसे कहते हैं न्यू ग्रोथ थ्योरी भी। ठीक है, और रोमर ने दी कब थी, 1986 में। नोबेल प्राइज कब मिलता है, 2018 में। ठीक है, और रॉबर्ट लुकस ने भी 1988 में इसको दिया था। क्या कहता है इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी, तो टेक्नोलॉजी नॉलेज इज इंडिजीनियस। ठीक है, जनरेटेड विद इन द मॉडल नॉट एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंडिजीनियस मतलब कि विद इन मॉडल जो है ये चीज आई है, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। ठीक है, रोमर क्या कहते हैं, रोमर कहते हैं कि नॉलेज जो है स्पिल ओवर है। ठीक है, मतलब फैलता है, नॉलेज जो है ऊपर से नीचे या अगल बगल जो भी कह लो, वो स्पिल ओवर है। नॉलेज, रोमर कहते हैं नॉलेज स्पिल ओवर है, नो डिमिनिशिंग रिटर्न, कोई डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं है, और सस्टेन ग्रोथ है। ठीक, नॉलेज का। लुकस क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज द इंजन ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इज द इंजन ऑफ द ग्रोथ, एंड R&D एजुकेशन एंड इनोवेशन पॉलिसी कैन परमानेंटली रेज ग्रोथ। ठीक है, इसी पे मेरा रिसर्च प्रपोजल भी है कि लुकस जो है क्या कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है इंजन ऑफ ग्रोथ है, और जो R&D एजुकेशन एंड इनोवेशन जो है ये प्रॉपर परमानेंट ही ग्रोथ दिलाएगी। मैं और आप ही एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये अपने आप पे इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन डू। नो कोई भी आपदा विपदा कोई भी चीज हो, योर माइंड is always able to make money. Okay, नेक्स्ट ए के मॉडल, इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में क्या क्या देखा हमने, रोमर है, लुकस है। अब ए के मॉडल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए के। ठीक है, तो नो डिमिनिशिंग रिटर्न इफ के इंक्लूड्स ह्यूमन कैपिटल नो डिमिनिशिंग रिटर्न अगर जो ये कैपिटल है वो इन ह्यूमन कैपिटल भी इंक्लूड करें। ठीक है, और इसको अगर हम बात करें, ग्रोथ सस्टेन इवन विदाउट टेक शॉक, जो ग्रोथ है वो सस्टेन कर सकती है बिना टेक्नोलॉजिकल शॉक के भी। ठीक है, इसका ये जो है फॉर्मूला है GSA डेल्टा। ठीक है, तो कंट्रास्ट विथ सोलो एक्सोजीनियस। ठीक है, सोलो जो है एक्सोजीनियस है और रोमर एंड लुकस जो है इंडिजीनियस है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट याद रखना है यूजीसी के लिए, ठीक। सोलो एक्सोजीनियस एंड रोमर लुकस जो है वो इंडोजीनियस मॉडल है, ठीक। 1990 में आते हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अमर्त्य सेन ने 1990 में दिया था डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 शायद इनकी बुक होगी, सॉरी अगर मैंने अभी कुछ फैक्ट्स थोड़े भी वो बोला तो आप, वैसे तो मैंने सारी ही चीजें सही बताई हैं, बट अगर जैसे कि मैं कंफ्यूज हूँ इस साइन को लेके, ठीक है, तो डेल्टा मेरे हिसाब से है, बट एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, अमर्त्य सेन ने 1990 में दी थी डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम, 1999 में, ठीक है। नोबेल प्राइज इन्होंने 1998 में जीता था, ठीक है। डेवलपमेंट को क्या मानते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम, नॉट जस्ट इनकम, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम, नॉट जस्ट इनकम। कैपेबिलिटीज मीन्स व्हाट पीपल कैन डू एंड बी, फंक्शनिंग मतलब क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर 5 इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम उन्होंने बोला था कि 5 फ्रीडम क्या मतलब, देखो अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच जो थी ना, वो बेसिकली ह्यूमन जो है मतलब 5 इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम उन्होंने क्या इंक्लूड किया था कि पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल अपॉर्चुनिटी हो, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो ये ह्यूमन की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी में इन्होंने इंक्लूड किया था, ठीक है। फाउंडेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इन्होंने रखा था, ठीक है, जिसको को क्रिएटेड विद महबूबुल हक 1990। इन दोनों ने ये दोनों मिलके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट किए थे, ठीक है। और इसी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, ठीक है। और उस चीज में मतलब कैपेबिलिटी अप्रोच उन्होंने उसमें क्या इंक्लूडेड है, 5 इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम, ये क्या है, सेन्स की फ्रेज है, ठीक है। अमर्त्य सेन की फ्रेज है कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम। और एचडीआई जो है, सेन्स कॉन्सेप्चुअल बेस प्लस महबूल हक ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है। मतलब एचडीआई को सेन का एक कॉन्सेप्ट था, बट उसको ऑपरेशनलाइज जो किसने किया था, महबूल हक ने, ठीक है। अब देखते हैं नोबेल प्राइज विनर्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला 1971 में साइमन नूट्स, ठीक है। 1974 में गुनार मडाल, 1979 में डब्ल्यू आर्थर लीस, 1987 में रॉबर्ट सोलो, 1999 में अमर्त्य सेन, 2018 में पॉल रोमर, 2019 में बनर्जी एंड डुफ्लो एंड क्रीमर, ठीक है। ये लोग जो है नोबेल प्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब तक जीते हैं, जिसमें से किस किस थ्योरी के लिए तो 1971 में साइमन नूट्स ने किसके लिए नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, इंपेरिकल ग्रोथ रिसर्च, नेशनल इनकम नूट्स कर्व के लिए, ठीक है। इन्होंने ये चीज दी थी इस वजह से। गुनार मेडाल ने सर्कुलर कॉजेशन, बैकवर्ड इफेक्ट एंड अंडर डेवलपमेंट के लिए। आर्थर लुइस जो 1979 में जिन्होंने जीता था नोबेल प्राइज, जो डुअल सेक्टर मॉडल के लिए, सरप्लस लेबर एंड लुइस टर्निंग पॉइंट के लिए। रॉबर्ट सोलो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के लिए एंड सोलो रेसिजुअल के लिए 1987 में जीता था, ठीक। आगे बढ़ते 1998 में अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, एचडीआई कॉन्सेप्ट के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉल रोमल 2080 इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी एंड नॉलेज स्पिल ओवर एंड आर&डी के लिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2090 बेनर्जी टूफ्लो एंड क्रीमर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू पॉवर्टी एलिवेशन, आरसीटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला अगर देख ले तो साइमन नूट्स ने जीता था, ये देख लेंगे, ठीक है। अगर इतना, वैसे तो सभी देख सकते हैं। की फॉर्मूलाज क्या है यूजीसी नेट के लिए, क्या सेम ही वीडियो में करें या नेक्स्ट वीडियो, लेट्स मेक अ न्यू वीडियो, ऐसे काफी लंबी हो चुकी है।